चलो ध्यान दो, ये वैसे कितना फोर्थ लेक्चर है ना इसमें, क्या थर्ड है? थर्ड लेक्चर 3, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन 9 ना, क्या 8? 9। चलो क्वेश्चन 9 लिख दो। क्रिस्टलाइन तो कर लिया था ना, एमॉर्फस। एमॉर्फस करते हैं। एमॉर्फस को ऑलरेडी बहुत सारा पॉइंट मैंने तुमको पहले बता दिया है। एमॉर्फस सॉलिड बराबर है। ओपन ही रख दो उसको, ओपन रखो, कूलिंग रहेगा, ओपन रखो पूरा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड लिखा है ना सब लोगों ने क्वेश्चन? हाँ, तो कल भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज का तो ऑलरेडी मैंने तुमको पहले भी बताया एमॉर्फस सॉलिड का। थोड़ा आगे और भी देखते हैं हम लोग। कुछ कुछ पॉइंट तुमको ऑलरेडी याद भी रहेंगे इसमें से। चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दो सब लोग इधर। स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान सबका इधर, इधर देखो। हाँ, एमॉर्फस सॉलिड, ध्यान सबका इधर। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है सुनो। पहली बात, सॉलिड का क्लासिफिकेशन याद है कैसा था? सबसे पहले हम लोगों ने जो सॉलिड पढ़ा था, सॉलिड सॉलिड दो टाइप का था ना, याद है ना तुमको? एक था क्रिस्टलाइन, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था ना, और दूसरा एमॉर्फस। और तुमको ये बताया था मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और भी बहुत सारे पार्ट्स है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताओ पहला क्या था मैंने बताया, कुछ बताया था तुमको? मॉलिक्यूलर सॉलिड बताया था। वैसे इसमें आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आज आएंगे हम लोग, आज यहाँ पे पहुंच जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड और 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का और 3 पार्ट रहता है। एक रहता है पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर एक नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत सारे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब आज पढ़ेंगे हम लोग। मेटालिक सॉलिड आता है, बहुत सारे इसमें आयनिक सॉलिड्स वगैरह भी रहते हैं, फिर कोवेलेंट सॉलिड, अलग अलग पार्ट है। हाँ, फिलहाल हम लोग इधर नहीं है अभी, हम लोग इधर चलते हैं, एमॉर्फस में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि एमॉर्फस सॉलिड मतलब ये ना सॉलिड जैसा दिखता है खाली, बराबर बराबर, इट अपीयर्स लाइक अ सॉलिड। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब ये ना सॉलिड जैसा दिखता है, बट इसके पास वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है। समझो पॉइंट मैंने क्या बताया? ये जो हम लोग एमॉर्फस सॉलिड पढ़ रहे हैं, एमॉर्फस ये जो सॉलिड है ये क्या है? ये सिर्फ सॉलिड जैसा दिखता है, इट अपीयर्स लाइक अ सॉलिड। लेकिन क्या नहीं होता बताओ जरा इसके पास? वेल, बताना मेरे को, वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ये पार्ट नहीं है इसके पास, याद रहेगा सबको? तो लिखना नहीं, लिखो मत, लिखने को टाइम दूंगा ना, अभी लिखो मत, अभी खाली समझने का काम करो, फिर पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो एमॉर्फस सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा है? इट अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट इट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बराबर, एक मतलब ऐसा कोई सॉलिड जो सॉलिड जैसा दिखता है लेकिन उसके पास कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का, कांस्टेंट पार्टिकल, उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? ये याद रहेगा, ये याद रखो, क्योंकि इसके बाद फिर अपन स्टेटमेंट बनाएंगे और लिखेगा नहीं कोई, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं तुमको। क्लियर है? एक बार बोल के सुनाओ क्या है? द सॉलिड विच, या फिर द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट इट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। मतलब इतना ये की पॉइंट है, इससे बनेगा स्टेटमेंट। बराबर, स्टेटमेंट भी देख लो, स्टेट किधर गया, पीछे था क्या इसके? हाँ, पढ़ो क्या है, किधर डेफिनेशन पढ़ लो, पढ़ो। द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। क्लियर है? मतलब की पॉइंट में तुमको बताते चल रहा हूं, बराबर। चलो आगे चलते, पीछे ना। हाँ, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? चलो याद रहेगा ना सबको? बोल के सुनाओ जरा एक बार, फिर से बोलो जरा एक बार, वापस क्या बताओ? द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन याद है कल का? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था बताओ? डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन क्या था? हाँ, इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड। हाँ, उसके आगे, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न इन 3 डायमेंशन। कल पढ़ा था ना? और उसका ऑर्डर कैसा था? लॉन्ग रेंज क्या शॉर्ट रेंज? लॉन्ग रेंज ऑर्डर था ना। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम लोग ऑर्डर के बारे में ही देखने वाले, ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर के बारे में तुमको क्या लगता है कैसा ऑर्डर रहेगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बराबर है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्या ये क्लियर है?
बोलो भाई, 2 पॉइंट का तो आप ओन वर्ड से बना सकते, इट हैज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये रेंज ऑर्डर का मतलब मालूम है ना? पहली बात तो इसके पास कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, और कभी इनकेस दिख भी गया है तुमको थोड़ा बहुत रिपीटिंग पैटर्न, तो वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, समझा? कुछ डिस्टेंस बाद खत्म हो जाएगा कुछ उसकी, क्योंकि उसके पास ऑर्डर ही नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है? 2 पॉइंट्स दोनों रिपीट करो जरा, बताओ क्या है। फर्स्ट, द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड, इट हैज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पता ऐसा ही कुछ था ना? हाँ, किधर गया? ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ, ऐसा मैंने की पॉइंट लिख के रखा है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, तो तुमको याद रहेगा कि पहले डेफिनेशन बोलने का है, फिर क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बोलना है, बराबर? ऐसा तो पढ़ लो जरा, क्या देखो, इट हैज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बराबर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। चलो ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते हैं, आगे ना? हाँ चलो, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, तुमने डेफिनेशन देख लिया, ये डेफिनेशन था इसका, ये डेफिनेशन पढ़ लिया अपन ने, ऑर्डर भी तुमने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट तुमको पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। कल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स याद है तुमको? कल जो पढ़ा था, बोलो कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था? मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किसकी वजह से आ रहा था वो भी तुमको याद है, वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न था ना उसके पास, उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा देखते हैं, यहाँ पे ना इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मिनिमम, इतना ग्रेट है कि इसके वजह से एमॉर्फस सॉलिड के पास आता है रिजिडिटी। बताओ, रिजिड जैसा दिखता है, बड़ा रिजिड जैसा दिखेगा तुमको, रिजिड, बड़ा एकदम टफ रिजिड जैसा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न आ गया, मतलब रेगुलरिटी इन इट्स स्ट्रक्चर नहीं आया। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है क्या? एक बार फिर से बोलता हूं, देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट दैट इट अपीयर्स लाइक अ रिजिड, बराबर, रिजिड जैसा दिखता है, बराबर, इट डज, दैट डज नॉट मीन्स देयर इज अ रेगुलरिटी इन इट्स स्ट्रक्चर। पॉइंट समझा है? मतलब ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ग्रेट है कि रिजिड जैसा तो दिखेगा, रिजिड दिखेगा, लेकिन रिजिड का मतलब तुम लोग ये मत समझो कि इसके पास रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न आ गया, समझा? उसमें इसके स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी नहीं देखने मिलेगा। क्लियर है? दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्लियर। तीसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम मिनिमम मत बोलो, इतना ग्रेट है कि कैसा दिखेगा तुमको, वो रिजिड टफ जैसा दिखेगा, लेकिन टफ दिखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें वो क्रिस्टल बन गया। क्रिस्टल है क्या? एमॉर्फस पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे ना पॉइंट? चलो, तो ये याद रहेगा। चलो, इसके जैसा अपन आगे का पॉइंट देखते हैं, किधर गया? अरे गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? किधर पीछे ना? कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ो। क्या पढ़ो, क्या लिखा देखो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स binding the two molecules of amorphous solid is so great that the solid becomes rigid, वो rigid बन जाएगा। ये बताया ना तुमको rigid के बारे में, rigid, but there is no regularity in its structure, यही बताया था मैंने। हाँ, एक बात याद रखो, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बराबर, दो मॉलिक्यूल किसका? एमॉर्फस सॉलिड। बना सकते ना खुद से, तीनों पॉइंट याद रहेगा। जरा एक बार रिपीट करो। हाँ बोलो, क्या था बताओ? फर्स्ट पॉइंट, लाइन से तीनों बोलो, फर्स्ट पॉइंट बोलो, थोड़ा फटाफट बोलो तो जल्दी में खत्म करो। बोलो, द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में याद है? जब पूरा स्टेटमेंट वैसे ही है जैसा पहले उसमें था। बोलो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इन एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट दैट it appears like a rigid but there is no regularity in its structure। क्लियर है? 3 पॉइंट बोलो। चलो, ये हो गया 3 पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट था ना? क्या था? देखा रहेगा ना तुमने वहां पे, मेल्टिंग पॉइंट। कल याद है, कल अपन ने जो पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा था? वाइड वेट नहीं था। वाइड कैसा था? वो सॉलिड में था। सॉलिड में वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ। डेफिनाइट, कैरेक्टरिस्टिक, फिक्स्ड, पढ़ाया था ना कल? हाँ, वो टाइम पे ना मैंने ये भी बोला था कि रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता, और मैंने क्लियर बोल दिया था रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एमॉर्फस मेल्ट करता है, बराबर। तो इसके पास क्या डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, ये मेल्ट किधर करेगा? रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब भी शायद मैंने कल बताया था तुमको ना, कल बताया था बराबर। तो इसके पास क्या डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं। तो ये मेल्ट कैसे करता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर का रेंज मिलेगा, इतने से इतने के बीच में कभी भी मेल्ट हो सकता है। समझ रहे हो? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। क्या पीछे? किधर गए? मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लो। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? इट डज नॉट हैव, एक मिनट, कल याद है मैंने तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड और डेफिनाइट एक ही चीज है, कल बताया था मैंने। इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ो। इट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा।
यही था ना। हाँ तो कितना पॉइंट हो गया अपना, 4 ना, 4 हो गया ना, कितने, हाँ 4 पॉइंट हो गए, हाँ बराबर आ गए। हाँ तो ये चारों पॉइंट तुमको याद है क्या, बोलो चारों पॉइंट तुमको याद है, ठीक है। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या था, हीट। अरे कल पढ़ा अपन ने हीट, और कल का पॉइंट याद है, कल का पॉइंट याद है, बोलो क्या था बताओ क्रिस्टल सॉलिड के लिए, हीट या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन याद है तुमको, या फिर हीट ऑफ फ्यूजन, पॉइंट भूल गए। इट हैव डेफिनाइट ना, ऐसा कुछ था ना क्रिस्टल सॉलिड, इट हैज अ डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बिकॉज heat required to melt या to fuse a unit mass of crystal is same for that crystal। कल आया था ना ऐसा पॉइंट, कल पढ़ाया था। हाँ तो तुमको क्या लगता है, क्या इसके पास डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा? अरे कुछ भी डेफिनेट नहीं है इधर, अरेंजमेंट ही डेफिनेट नहीं तो कुछ कैसे डेफिनेट हो सकता है? तो ये क्या रहेगा, डेफिनेट है क्या, इट डज नॉट हैव डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट नहीं आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, फिक्स्ड नहीं, समझ रहे हो ना? इसमें क्या लिखूं मैं, यहाँ पे डेफिनेट नहीं आएगा, सिंपल। क्लियर है क्या, बोलो? डेफिनेट का मतलब मालूम है ना, डेफिनाइट ट्रेंड बोलो या तो फिक्स्ड बोलो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एक ही बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बराबर, ऐसा फिक्स्ड है ही नहीं कुछ भी। क्लियर है ना? तो पॉइंट एक बार खुद से पूरा रिपीट करो, फिर मैं वहां पे चलता हूँ। जरा रिपीट फटाफट जल्दी बोलो, 5 के 5 पॉइंट बोलो जल्दी। द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज amorphous solid। सेकंड, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, the intermolecular force binding the two molecule in a amorphous solid is so great that it appears like a rigid but it does not have regularity in its structure। ये याद है पांचवा, ये तो बहुत इजी था। हीट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में कुछ पॉइंट बताओ। इट डज नॉट हैव डेफिनाइट एंथैल्पी और हीट ऑफ फ्यूजन। अरे एक ही बात है, एंथैल्पी और हीट ऑफ फ्यूजन एक ही बात है। ऐसी ना, पीछे पीछे इधर गया, ये ना हीट और एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट। अरे मेल्टिंग पॉइंट बोला ही नहीं ना अपन, बोले थे क्या? वही ना, कैसे पॉइंट कम कैसे हो गया, 4 ही पॉइंट बोले ना। मेल्टिंग पॉइंट याद है? हाँ बोलो जरा इसका पॉइंट बोलो। इट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज इट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। अपने ओन वर्ड से बनाओ, की पॉइंट याद रखो, खाली इतना याद। इसके तो मैंने वहां पे अंडरलाइन किया, इतना थोड़ी याद रहता है किसको भी, बराबर ना? यही है, किधर गए, हीट ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ लो क्या है। इट डज नॉट हैव डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बराबर, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कल 8 पॉइंट आया था ना अपने पास, कल शेप के बारे में पॉइंट था क्या? था, डेफिनेट शेप था ना, डेफिनेट शेप, ठीक है। इधर क्लियर दिख रहा है, इसको क्या पढ़ाऊं मैं, इर्रेगुलर शेप क्यों है? अरे सभी इर्रेगुलर है, सब कुछ डेफिनेट है ही नहीं, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। तो इर्रेगुलर शेप क्यों आएगा? क्योंकि जिससे ये बना है उसके पास ही शेप नहीं है, तो जो बनेगा उसके पास कैसे शेप रहेगा? अरे कल क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल से बनता है, यूनिट सेल के पास शेप होता है कि नहीं होता है ना? तो इसके लिए तुम्हारे क्रिस्टल के पास भी शेप होता है। ये एमॉर्फस सॉलिड किससे बनेगा? छोटे छोटे पार्टिकल जिनका कोई पैटर्न ही नहीं है, तो जिससे बना है उसके पास ही शेप नहीं है, तो जो बनेगा उसके पास कैसे शेप आएगा? इसके लिए शेप बोलो कैसा, देखो इर्रेगुलर शेप, याद है, इट हैज अ इर्रेगुलर शेप। क्लियर है? इधर ही बता दो ये। हाँ तो ये हो गया। हाँ तो आगे वाला भी पार्ट थोड़ा सा बताता हूँ, नेक्स्ट किधर आगे ना, हाँ बराबर गया मैं। 6 पॉइंट बताओ जरा, वो अपन ने ऐड कर लिया था, बोलो शेप के बारे में। शेप कैसा है बताओ जरा? इर्रेगुलर शेप है हमारे पास, इर्रेगुलर शेप। क्लियर है? और एक 7th वाला पॉइंट देखा तुमने, क्या था वो? हाँ अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड एज, और क्या बोलते हैं कल वाला बताओ जरा? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, याद है ना, क्योंकि वो एक्चुअल में सॉलिड जैसा बिहेव करता है, बराबर है। हाँ तो ये तो सॉलिड, देखो इसके ये ऑल्सो कॉल्ड में थोड़ा सा एक पॉइंट बताओ, सुनो। ये जो एमॉर्फस सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पास टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब ये फ्लो होता है, ये सॉलिड फ्लो करता है। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एमॉर्फस सॉलिड हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो। अब फ्लो अपने आप थोड़ी करेगा, कुछ तो रहेगा जिसके से फ्लो हो रहा है। तो ये जो फ्लो होने का टेंडेंसी आ रहा है, ये ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये फ्लो करता है। समझ में आ रहा है? एमॉर्फस सॉलिड हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड जैसा बन रहा है ना, फ्लूइड मतलब लिक्विड जैसा बिहेव कर। फ्लो कौन करता है? लिक्विड ना, फ्लूइड जैसा फ्लूइड फ्लो करता है। तो टेंडेंसी, फ्लो करने का टेंडेंसी आता है ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए हम लोग ना इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सुपर लिक्विड। समझा क्यों बोल रहा है? बराबर, कूल का स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल हो ना, COOLED, कूल। अरे यही नहीं आता है अपने को। चलो हाँ, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सुपर कूल्ड। एक मिनट, क्या ये ट्रू सॉलिड है? फिर क्या सॉलिड? फॉल्स। फॉल्स का एक नाम बोला था मैंने, सूडो सॉलिड,
और सूडो सॉलिड। बोलो क्लियर है क्या? याद रहेगा 7th पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट है, ध्यान से सुनो क्या है। एमोर्फस सॉलिड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हेंस इट इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। ऐसे ही कुछ रहेगा वहां पे, किधर गया है, ऑल्सो कॉल्ड ना, पढ़ो जरा। इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूडो सॉलिड। और मैंने थोड़ा और भी ऐड कर दिया, क्यों फ्लो करता है, बराबर बता दिया मैंने, किसके वजह से फ्लो करता है, ग्रेविटी की वजह से, बराबर। ठीक है, चलो ये हो गया। और क्लीवेज भी कल का तुमको याद रहेगा, क्लीवेज याद है क्या? वो एक क्रिस्टल था, उसको काटा था बीच में से अपन ने, बराबर, शार्प एड्ज वाले टूल से। तो जो दो सरफेस बना था, प्लेन भी था, स्मूथ भी था, इधर इररेगुलर आएगा। वो जो दोनों सरफेस बनेंगे वो इररेगुलर आएंगे, सिंपल, वही लिखा है, पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, खत्म करो। व्हेन अमोर्फस सॉलिड इज कट बाय अ शार्प एड्ज टूल, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस आर इररेगुलर। इधर प्लेन स्मूथ का लॉजिक ही नहीं, कल जैसा ही स्टेटमेंट है ना, कल जैसा ही स्टेटमेंट है। चलो, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया, क्लीवेज के बारे में पढ़ लिया अपन ने। 8th पॉइंट, क्लीवेज। बोलो क्लीवेज का लॉजिक याद है ना तुमको? क्या मैं ऐसा कुछ बनाऊं, जरा चेक करो, ये जो मैं बना रहा हूं क्या ये राइट है? देखो जरा, ये मैंने बनाया एक क्रिस्टल और इसको मैंने यहां से कट कर दिया, ऐसा चलेगा? बोलो क्यों? क्रिस्टल ही नहीं है, क्रिस्टल किधर से आएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या? तो क्रिस्टल को कैसे काटेंगे, बराबर। तो जो भी सॉलिड तुम्हारे पास यहाँ पे रहेगा, अगर तुमने उसको क्लीवेज कर दिया, अगर उसको कट किया तुम लोगों ने, तो जो दो नए नए सरफेस बनेंगे ना, टू न्यूली जनरेटेड सरफेस, न्यूली जनरेटेड सरफेस कैसा रहेगा? बोलो कैसा था? इररेगुलर। बोलो क्लियर है क्या? पूरा अक्खा आंसर बाय हार्ट है, फटाफट बताएंगे। एक बार देख लो, मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ तुमको, देखते तुमको आता है क्या, फटाफट देख लो क्या क्या है। स्टेटमेंट याद होना चाहिए, वो उस पर नहीं जाऊंगा, इससे तुमको याद होना चाहिए। देख लो जरा क्या क्या है। क्या मैं रिपीट करूँ एक बार? ये खुद से बोल सकते हैं ना। व्हेन एमोर्फस सॉलिड इज कट विद द शार्प एड्ज टूल, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस आर इररेगुलर। अपने ओन वर्ड, मेरे को इंग्लिश से मतलब नहीं, मेरा वो वर्ड आना चाहिए, कट, वो जो दिख रहा है वो कीवर्ड आना चाहिए बस वहां पे, बाकी ठीक है, बाकी तो तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हैं। हो गया ना? देख लिया रहेगा, शॉर्ट में देख लो क्या क्या है। हो गया? बोलेंगे? पूछू क्या इंडिविजुअल? जमेगा इंडिविजुअल? हाँ ठीक है, चलो जान दो, एक साथ ही बोलो, छोड़ो एक साथ बोलो, तो जो इसको नहीं आता वो भी थोड़ा बहुत बीच में वो लिपसिंग कर लेता है बीच में। बोलो, स्टार्ट करो फर्स्ट, लेकिन थोड़ा फास्ट बोलो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी जल्दी। बोलो, द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। सेकेंड क्या था? ए नाम तो बताओ पहले, पढ़ क्या रहा इसमें? ऑर्डर ऑफ अरेंज, उसके अंदर लिखने का पहले जैसा है, प्रॉपर सिस्टमैटिक लिखने का। हाँ बोलो, इट हैज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखने का, फिर उसके डॉट करके उसके आगे बोलो क्या है? The intermolecular force of attraction binding two molecules of amorphous solid is so great that it appears like a rigid but there is no regularity in its structure। ये तीसरा पॉइंट था ना। फोर्थ पॉइंट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। बोलो, it does not have definite melting point, that is they melt in a range of temperature। ये पढ़ा था। पांचवा क्या था? हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सिंपल पॉइंट है, इट डज नॉट हैव डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पांचवा पॉइंट। 6 पॉइंट, हाँ शेप, हाँ वही बोलो बोलो क्या था? शेप कैसा? इररेगुलर शेप था ना, इट हैज अ इररेगुलर शेप, ये हो गया 6 पॉइंट था ना, ये 6 था। 7th वाला याद है क्या? ऑल्सो कॉल्ड वाला पॉइंट। हाँ बोलो, ऑल्सो कॉल्ड क्या है? इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। और लास्ट पॉइंट, व्हेन, हाँ क्लीवेज क्या हो रहा है? व्हेन एमोर्फस सॉलिड इज कट विद अ शार्प एड्ज टूल, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस आर इररेगुलर। हो गया, खत्म हो गया, बराबर ना? इतना ही था ना? किधर है अपन? अरे समझा ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हाँ नेचर पढ़ लेते। कल का नेचर याद है? अरे कल जो पढ़ा था अपन ने, कल अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर पढ़ा था। कैसा नेचर था? एन आइसोट्रोपी पढ़ा था ना, एन आइसोट्रोपी। वैसे यहाँ पे एन आइसोट्रोपी मतलब क्या? सेम नहीं है,
इधर सेम रहेगा, कोई भी डायरेक्ट, अरे कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है एटम्स का, बराबर, कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल पैटर्न, तो कोई भी डायरेक्शन में जाओ तुमको हर एक प्रॉपर्टी याद है, कल 4 प्रॉपर्टी याद है, कौन सा बता, जिसमें दो ऑप्टिकल था, 2 इलेक्ट्रिकल था। पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताओ, रेजिस्टेंस और कंडक्टर, और ऑप्टिकल बताओ, 2 ऑप्टिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका वैल्यू अलग अलग आता है व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बराबर, इन अ सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपी। अभी ऐसा नहीं, आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे, आइए इधर ही पढ़ा देता हूं। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा नेचर दिखाता है, देखो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपी का नाम में, आइसो मतलब सेम, बराबर है, तो तुम कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करो, कोई भी डायरेक्शन में जाओ, एमॉर्फस सॉलिड में तुमको सेम मिलेगा। पढ़ लो, क्या पढ़ो, एमॉर्फस सॉलिड is isotropic in nature, that is value of physical property does not change while changing the direction of, तुम कोई भी डायरेक्शन में जाओ ना, तुमको यही आंसर मिलेगा, जो आंसर पहले था हमेशा वही आंसर मिलने वाला। एक और दिया पढ़ो, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, रीजन है, कोई पैटर्न है क्या यहाँ पे, पैटर्न है तो इधर जाएगा अलग मिलेगा, इधर जाएगा अलग, इधर कोई पैटर्न नहीं, किधर भी जाओ वैसे ही मिलने वाला है, कोई पैटर्न है, इर्रेगुलर पैटर्न है। पढ़ो, दिस इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कैसा ऑर्डर था, शॉर्ट रेंज, इधर लॉन्ग रेंज है ना, हाँ, देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पढ़ो आगे, एंड द शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज इरेगुलर, जो छोटा रहेगा भी वो भी इरेगुलर है। समझ रहे ना मतलब क्या है, अरे कोई भी कैसा भी अरेंजमेंट अगर किया है तो तुम समझो, कैसा भी अरेंजमेंट कर दिया तो कोई भी डायरेक्शन में जाओ ना, से भी मिलेगा। समझ रहे, अब जैसे यहाँ पे समझो, ये हर एक बेंच पे 3-3 लोग बैठे, इधर हर एक बेंच पे 3-3 लोग बैठे, बीच में सब लोग समझो, हर बेंच के बीच में एक ऐसा इंसान बैठा है, बराबर, तो मैं इधर जाऊँ, समझा इधर जाऊँ या बीच में इधर से, सब जगह वही मिलेंगे ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है, 200 लोग बैठे, कैसे भी जाओ तुमको मिलेंगे ना, वही प्रॉपर्टी मिलने वाला है, ऐसा है, पॉइंट क्लियर है क्या, हाँ चलो, लिखने वाला काम लास्ट में करना, मतलब याद रखो, तो कैसा मैं तुमको एक साथ 8 के 8 पूछूंगा लास्ट में, पहला क्लियर है ना, फर्स्ट याद रहेगा आज का, नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इधर ही देखो फिर, जाने दो क्वेश्चन नहीं, हाँ ग्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कट हो गया यहाँ पे, समझ लो, ग्लास के बारे में पढ़ते हैं, ग्लास क्या है, हाँ किधर बनाया था मैंने, हाँ चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना रहेगा, कितना 10 ना, शायद 10, क्वेश्चन 10 किसके बारे में पढ़ने वाले, मेरे पास 8 पॉइंट है, हाँ 11 रहेगा, हाँ मेरे पास वैसे वहाँ पे 8 पॉइंट है, हमारे काम का सिर्फ 6 पॉइंट है, बराबर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक एकदम एक पैराग्राफ में दिया है बस शायद, हाँ 10 हुआ ना, हाँ आइसोटोप, उसको तो नंबर ही नहीं दिया, बराबर आइसोटोप, बराबर। ग्लास के बारे में देखते हैं, ग्लास सुनो, ग्लास क्या होता है सुनो, तो एक एक पॉइंट बोलता हूँ, यहाँ समझेंगे अपन और उधर जाके उसको पढ़ेंगे, उसको बाय हार्ट भी कर लेंगे तुम लोग, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं, ग्लास सुनो, ग्लास क्या है, ग्लास एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, याद रहेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बनता किससे, फ्यूज करने से बनता है, फ्यूज्ड, हाँ किसको फ्यूज करेंगे, देखो कांच बनाने के लिए एक चीज तो चाहिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, या तो बोरॉन डाइऑक्साइड B2O3, तो बोरॉन ऑक्साइड बोल सकते हैं, और एक क्या बोलते हैं इसमें, ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, सोडियम Na2O ले लो, ये तो ऑक्साइड्स चाहिए, सिलिकॉन का ऑक्साइड चाहिए, बोरॉन के ऑक्साइड्स, और लास्ट में क्या है, सोडियम का ऑक्साइड, मैंने 3 ऑक्साइड्स मैंने बनाया, ये याद रहेगा, बराबर है। तो ग्लास क्या बताओ, ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये इससे तो बन जाएगा कांच, बराबर है। अगर कलर देना है कांच को, ग्लास को कलर देना है, तो यहां पे ना तुमको कलर, अगर कलर देना है ग्लास को तो तुमको यूज करना पड़ेगा ट्रेस, बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट, ट्रांजिशन मालूम है, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट यूजुअली यूज होते कलर देने के लिए, बराबर है, पढ़ा रहेगा अपन ने, हाँ। तो ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में यूज करेंगे क्या देने के लिए, टू इंपार्ट कलर टू द ग्लास, कलर देने के लिए ग्लास को, पूरा बोलता हूं जरा ध्यान से सुनो, क्या देखो, ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड टू इंपार्ट कलर टू द ग्लास। कांच को कलर देने के लिए इसको यूज होता है, ट्राई करेंगे एक बार, बोलो स्टार्ट करो, बोलो क्या बताओ, ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड टू इंपार्ट कलर टू द ग्लास, बराबर है, ऐसा ही कुछ रहेगा पीछे ना, पढ़ो जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड टू इंपार्ट, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना, बोलो क्लियर है,
पहला पॉइंट एमॉर्फस का याद है क्या? एमॉर्फस का पहला पॉइंट बोलो। द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। आ जाओ सेकंड पॉइंट सुनो। अगर मैं थोड़ा सा कंपोजिशन में चेंज कर दूं, बाय चेंजिंग द कंपोजिशन, अगर मैंने ग्लास मतलब कंपोजिशन मतलब जिससे कांच बनता है, अगर उसके कंपोजिशन में थोड़ा बहुत अगर मैं छेड़छाड़ करूं, थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस कर दूं, तो ना मैं 800 अलग अलग टाइप के ग्लास बना सकता हूं। 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस कैन बी मेड। पॉइंट समझा क्या है? सेकंड पॉइंट, बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑलमोस्ट 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस कैन बी मेड। सिंपल स्टेटमेंट है ये। तो क्या चेंज किया? इससे क्या हुआ? 800 अलग अलग टाइप के अपन क्या बना सकते? ग्लास। चलो बस ऐसे नॉर्मल पॉइंट है, मिलेगा। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा? बाय चेंजिंग द कंपोजिशन 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस कैन बी मेड। क्लियर है? बोलो, समझा ना? 2 पॉइंट दोनों याद है? सेकंड पॉइंट याद है एमॉर्फस का? क्या था सेकंड पॉइंट? हाँ, ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। चलो थर्ड पॉइंट बताता हूँ। थर्ड पॉइंट सुनो। थर्ड पॉइंट है एक बहुत जबरदस्त ग्लास है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये सिर्फ और सिर्फ बनता है SiO2 से, सिलिकॉन ऑक्साइड से। इससे ही बनेगा, बस SiO2 से बनेगा। SiO2 अगर मैं यूज किया तो कौन सा ग्लास? क्वार्ट्ज। बराबर है? तीनों याद है? क्वार्ट्ज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास मेड फ्रॉम ओनली सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो भी SiO2 लिखना है तुमको। बराबर? बोलो क्लियर है? तीनों याद रहेगा। एमॉर्फस का तीसरा पॉइंट क्या था वैसे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद है? बोलो। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन is so great that it appears like a rigid but it does not have regularity in its pattern. ये तीसरा पॉइंट याद रहेगा। क्वार्ट्ज a special type of glass is made from only SiO2, SiO2 से बनेगा। तीनों पॉइंट क्लियर है? अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्लासेस वहां पे अवेलेबल है, मतलब मेरे को तो सिर्फ 6 पॉइंट ही चाहिए, 3 मेरा ऑलरेडी बन गया है। 3 अलग अलग कलर के ग्लास बताता हूँ, 3 अलग अलग कलर के लिए। येलो कलर का अगर ग्लास बनाना है तुमको, येलो कलर का ग्लास बनाने के लिए यूरेनियम ऑक्साइड का यूज होता है। यूरेनियम ऑक्साइड, येलो कलर का ग्लास इधर रहेगा, किधर गया? पीछे नहीं 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 पीछे, किधर गया? येलो 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 येलो, UO2 याद रहेगा? येलो, बाकी इतना नहीं, इधर ही बता देता हूँ, फिर वहां पे लिखता हूँ एक साथ। इधर देखो, येलो वाली जो ग्लास है, येलो कलर की अगर ग्लास बनानी है तो यूरेनियम UO2 यूज करेंगे। अब यू मतलब यूरेनियम। रेड कलर की ग्लास बनानी है तो कॉपर का ऑक्साइड यूज होता है। किधर गया? कॉपर यूज होता है, या तो गोल्ड यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। याद रहेगा? तो 3 पॉइंट कोई भी उठा लो यहाँ से। ये ले लेते हैं, ब्लू कलर का ग्लास बनाने के लिए, ब्लू कलर का ग्लास बनाने के लिए या तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करो या तो कॉपर ऑक्साइड यूज करो। ये याद रहेगा? तीनों याद रहेगा। रेड ग्लास के लिए गोल्ड या तो कॉपर, और दूसरा येलो था ना, UO2 था, UO2 यूज करने का। और तीसरा क्या था? ब्लू वाला ग्लास, इसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड या तो कॉपर ऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो येलो बोलो क्या था? UO2। और पांचवा और क्या था? अपन रेड वाला ग्लास भी देखे था। रेड ग्लास बनाने के लिए गोल्ड यूज करो, गोल्ड या फिर और कॉपर यूज करेंगे, Cu। और लास्ट पॉइंट क्या था अपना? क्या था? ब्लू। हाँ, ब्लू ग्लास ना, ब्लू कलर का ग्लास बनाने के लिए क्या यूज करने का? Ca यूज करो, कैल्शियम ऑक्साइड या तो CuO, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे 8 पॉइंट है, मेरे PDF में 8 है, तुमको जो इजी लगता है वो उठा लेना। बराबर है? 6 के 6 याद रहेंगे? जरा एक बार फटाफट 6 का 6 कंप्लीट करो। बताओ इधर क्या बनाएंगे? येलो कलर ग्लास इज मेड फ्रॉम, जो ऐसा जो बोल दो डायरेक्ट ऐसा बोलो, स्टार्ट करो, बोलो। ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड फ्रॉम fusing together silicon oxide, boron oxide, sodium oxide and trace amount of transition metal oxide to impart color to the glass. By changing almost 800 different types of glasses can be made. Quartz किससे बनता है? SiO2। रेड कलर का ग्लास के लिए गोल्ड या तो कॉपर, येलो UO2 और ब्लू CaO या तो CuO। हो गया, खत्म ना? हो गया। बोलो क्लियर है? लिख लेंगे ना तुम लोग? वहां से लिख लेना। 9:30 तक टाइम दूंगा, तब तभी लिखना। अभी तो पहले पढ़ा देता हूँ, पहले टारगेट कंप्लीट कर दो। 11वां क्वेश्चन ना, ग्लास हो गया। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस पे बता दूं क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये क्या वैसा पढ़ाऊं पहले, चलेगा ना? तो बता देता हूँ फिर भी। चलो बोलो, नंबर 12वां ना, 12, कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर। तुमको बताया भी था ना वो, शायद मैंने डायग्राम स्टार्टिंग बनाया था। मॉलिक्यूलर सॉलिड, चलो देखते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम में मालूम पड़ रहा है सब कुछ। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनता रहेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा। नाम में ही है, मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनेगा? हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट। हाँ, कोई सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल से बनाना तुम लोग इसको। बोलो क्लियर है? सिंपल है। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनेगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये कोई सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर सॉलिड बन सकता है। वैसे उसका 2-3 क्लासिफिकेशन भी है। चलो पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो। पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, किधर गया?
हाँ, द कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, जिससे वो बना, पढ़ो, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ सेम कंपाउंड, बराबर, कंपाउंड एलिमेंट नहीं था, किधर गया, सेम कंपाउंड ना, याद रहेगा, अरे बोलो भाई। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, जिससे मॉलिक्यूलर सॉलिड बना है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, यही पॉइंट था, याद है ना। ग्लास का डेफिनेशन बोलो जरा, ग्लास क्या था, ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड फ्रॉम फ्यूजिंग टुगेदर SiO2 B2O3 और Na2O, याद है ना, सोडियम ऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड टू इंपार्ट कलर टू द ग्लास। ये पहला पॉइंट सबको याद है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। चलो ये हो गया और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, पहले बताया भी मैंने, बोलते बोलते भी बताया था, तुमको याद रखने के लिए ये याद रखना, ये वाला पार्ट, बराबर। 450 से 800 केल्विन तक जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, अभी तक अपन मेल्टिंग पॉइंट पढ़े, ये बॉइलिंग पॉइंट है उसका, बराबर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 2 पॉइंट और कंप्लीट कराना मेरे को, आगे ना, हाँ आगे। तो सुनो, मॉलिक्यूलर सॉलिड को अपन 3 पार्ट में क्लासीफाई करने वाले, उससे पहले ना बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, बोलो बॉइलिंग पॉइंट याद है क्या तुमको, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कितना होता है, 450 केल्विन से 800 केल्विन तक जाएगा ना, 800 केल्विन, याद रहेगा ना, ये याद रखते, फिर बाद में वो तीसरा पॉइंट लास्ट में डालता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट क्या था, हाँ थर्ड पॉइंट ये कि अगर ना किसके बेसिस पे अपन क्लासीफाई कर, क्लासिफिकेशन हमेशा किसके तो बेसिस पे होता है ना, अरे किसके तो बेसिस पे तुम क्लासीफाई करोगे ना, हाँ तो किसके बेस पे क्लासीफाई किया, सुनो, एक तो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड, समझ में आ रहा है, किस टाइप का मॉलिक्यूल यूज करके तुमने मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाया, ये इसके बेसिस पे। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड और एंड बोलेंगे, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। बेस सिंपल है तो ना, बोलो किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड इन क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टल है क्या, एक बात बताओ, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन है, एमोर्फस नहीं है, अपने को पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में ही। हाँ तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड टू in the formation of crystalline solid and intermolecular force of attraction, molecular solid are classified into कितना टाइप, 3 टाइप, बोलो कौन सा, एक आएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा नॉन पोलर, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक लास्ट, एक रहेगा लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीनों पॉइंट याद है, तीनों एक बार रिपीट करो, फिर वहां से अपन पढ़ते हैं, जरा स्टार्ट करो। पहला पॉइंट बोलो क्या है, द constituent particle of molecular solid are molecules of the same compound. Second, boiling point of molecular solid is 450 to 800 Kelvin. लास्ट में ध्यान इधर, लास्ट वाले लोग इधर देखो जरा, हाँ बोलो किसके बेस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड इन क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कौन सा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिंपल है ना, ऐसे ही तो था वो भी, यही था ना, किधर गया, पढ़ो, सेकंड पॉइंट नहीं पढ़ा मैंने, पढ़ो। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड इन क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके बेस पे अपन ने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। इधर है, ऐसे लिख भी देना, इसमें कोई टेंशन नहीं, बराबर है, कर लेंगे ना। तो कितना आज का तीसरा क्वेश्चन पढ़ा ना अपन, नहीं 4th किया, आइसोट्रोपी पकड़ा तो 4 क्वेश्चन ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वही एक को पढ़ेंगे अपन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अलग से पढ़ेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर को अलग से पढ़ेंगे, ऐसा हाल एकदम डिटेल में है। स्टार्ट करते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो याद हो, चारों की चारों क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन बताओ जरा क्या क्या पढ़ा है मैं तुमको आज। एमॉर्फस सॉलिड, फिर आइसोट्रोपी, क्या है ना आइसोट्रोपी, फिर ग्लास, और अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कितना टाइप, उसमें से पहला पढ़ने जा रहे हैं अपन ना, नंबर बोलो क्या था अपना ये, 13 ना, 13 पोलर ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान सुनो, थोड़ा बड़ा कंटेंट है लेकिन कर लेंगे हम लोग। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सुनो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। हाँ तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ ना, रूम टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल्स लेता हूँ मैं। ये मॉलिक्यूल जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल सबके सब मॉलिक्यूल कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनका बॉन्डिंग कोवैलेंट है,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अरे पढ़ा ना अपन ने 11th में बॉन्डिंग, हाँ। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, समझा, कोवैलेंट मॉलिक्यूल अलग है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल अलग है, हाँ। कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्लियर है, कोवैलेंट कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अरे कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जैसे मीथेन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब कोवैलेंट में आएगा, बराबर। और ये कोवैलेंटली बॉन्डेड, जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं, HCl, इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, शेयरिंग से हुआ ना बॉन्ड, तो ये कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, बराबर है। वैसे इसका ये प्रॉपर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है, अरे चार्जेस सेपरेटेड रहते हैं इसमें, क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, मालूम है ना ये सब चीज, हाँ। कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, SO2 भी रहता है, SO2 भी इसमें ही आता है, SO2 ऐसा, बराबर। तो समझ में आ रहा है पॉइंट क्या चल रहा है, रूम टेम्परेचर पे कुछ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जैसे HCl और SO2, ये जो मैंने मॉलिक्यूल तुमको बताया, ये सब के सब मॉलिक्यूल गैस स्टेट में रहते हैं ना, अरे गैस स्टेट में होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, HCl गैस, बराबर ना, हाँ। तो इसके बाद क्या, वैसे हम लोग पढ़ रहे, क्या हम लोग गैस पढ़ रहे कि सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो इससे चलो गैस से सॉलिड बनाते हैं, गैस से सॉलिड बनता कैसे, क्या करेंगे, हाँ, कंप्रेस किया मतलब प्रेशर लगाया, कंप्रेस करें मतलब क्या, प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो ठंडा कर लेते हैं, कूलिंग, बराबर, एंड सब्जेक्टिंग टू हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा प्रेशर देंगे और उसको कूल कर देंगे। तो ये जो है ना, ये जो तुम्हारे पास जो पहले गैस था, ये गैस से बोलो पहले क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड के बाद ये मालूम है ना, तो यहाँ पे जो तुमको सॉलिड मिलेगा यही है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कहानी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। At room temperature, some covalently bonded molecule like HCl and SO2 exist in on cooling and subjecting to high pressure. This gas molecule first liquefies and then solidifies to give या to yield polar molecular solid. लास्ट में तुमको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मिल जाएगा। एक बार फिर से स्टार्ट करो, बोलो जरा कैसा बोला था मैंने, स्टार्ट करो। At room temperature, some covalently bonded molecule like HCl and SO2 exist in on cooling and subjecting to high pressure. This gas molecule first liquefies and then solidifies to yield polar molecular solid. सिंपल है, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा बीच में खाली हेल्प करेगा, अटकेंगे तो, नहीं तो तुम लोग पूरा खुद से बोलो, स्टार्ट करो, बोलो। Some molecules like SO2 exist in on and subjecting to this gas molecule first and then to yield polar molecular solid, ऐसा ही कुछ तो है, पढ़ो वही। अरे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर पे हो तुम, एक ही बात है, एग्जैक्ट थोड़ी मैच करेगा पूरा का पूरा, लेकिन मतलब मैक्सिमम मैच करेगा। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी मतलब रूम टेम्परेचर पे हो तुम, हाँ आगे बढ़ो। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंस लाइक HCl and SO2 exist in gas state on cooling and subjecting to high pressure. This gas first liquefies and then solidify to yield polar molecular, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत तो तुम कर सकते हो ना, अरे अपन भी बोलो वो थोड़ी गलत है, नॉर्मली तो है ना, बोलो क्लियर है, एक ही बात है। इसका ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब क्या, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर, रूम पे जो भी प्रेशर रहेगा वैसा, क्लियर है क्या, बोलो बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पीछे आगे, हाँ सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्लियर है, 6 पॉइंट सिखाना है बस मेरे को, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आओ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तुमको डाइपोल मोमेंट याद है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाइपोल मोमेंट होते हैं, हाँ। तो ना ये पोलर मॉलिक्यूल के पास होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, कैसा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब कौन सा डाइपोल मोमेंट, इसके पास आएगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, याद रहेगा, बोलो क्लियर है क्या भाई, हाँ। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। दो एक और पॉइंट करता हूं फिर पढ़ाओगे, कि नॉर्मल पॉइंट था ये, तो नॉर्मल था ना, हाँ। थर्ड पॉइंट देख लो, थर्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट, एक बात समझो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के पास जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो लो रहेगा। कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन लो का मतलब ये नहीं है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी लो रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं उससे तो ज्यादा रहता है, याद रहेगा थर्ड पॉइंट।
तो पॉइंट बहुत सिंपल है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली लो बट ग्रेटर देन या तो हाइयर एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दोनों पॉइंट क्लियर है? तीनों बोलेंगे एक बार, तीनों बोलो फिर मैं डायरेक्ट वहां पे आता हूं, फिर डायरेक्ट खाली देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ो। एट रूम टेम्परेचर सम कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल लाइक HCl SO2 exist in on and subjecting to this gas molecule first and then solidifies to yield polar molecular solid. Polar molecular solid have permanent dipole moment, that is dipole-dipole interaction. The melting point of polar molecular solid are generally low but higher as compared to non-polar molecular solid. Clear है? बस यही ऐसे कुछ रहेगा। क्लियर गया? हाँ, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैज अ कैसा डाइपोल मोमेंट, और वो भी कौन सा याद रहेगा ना तुमको, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। बोलो क्लियर है? हाँ, और मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता, देख लो जरा, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है क्या कि ये नॉन पोलर से भी लो रहेगा? नहीं, हाइयर देखो, ज्यादा हाइयर, ग्रेटर, किससे हाइयर एज कंपेयर टू नॉन पोलर, यही बोला था ना मैंने भी। अरे एग्जैक्ट पॉइंट है भाई, देखो ना। बोलो क्लियर है? सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा किसके बारे में, वही कंडक्टर के बारे में कर लेंगे आराम से। चलो तो तीनों पॉइंट एक साथ ही बता देता हूँ, तीनों बताऊंगा वहां पे, फिर डायरेक्ट आगे खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। आगे आगे तीनों पॉइंट सबको याद है? हाँ, अभी फोर्थ पॉइंट है, जो मैं आंसर का फ्रेमिंग मैंने ऐसा किया है, अगर तुमको ये वाला पॉइंट याद रहेगा ना इसमें, जैसे मैंने पहले इसका डेफिनेशन बताया, फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया, फिर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताएगा, फिर उसका नेचर बताएगा, सॉफ्ट है क्या हार्ड है, लास्ट में एग्जाम्पल। सेम यही पैटर्न नॉन पोलर में भी आएगा, सेम यही पैटर्न उसमें भी आएगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। समझा? तो पैटर्न देखो, पहले क्या, पहले डेफिनेशन, फिर डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर नेचर, और लास्ट में एग्जाम्पल। चलो फटाफट करते हैं। तो नॉन पोलर, जैसे HCl ही ले लेते हैं। HCl समझो, HCl का मॉलिक्यूल HCl, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग? HCl पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। हाँ, तो बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल से बना रहेगा, और एक पोलर मॉलिक्यूल लेता हूँ बाजू में H, और ये Cl, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। बोलने का मतलब है ये अच्छा, इधर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल, अरे डाइपोल दिख रहा है, दो पोल ना, ये डाइपोल, ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वही था ना वो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाँ, तो पॉइंट पे आता है अभी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो इसके ऊपर वाला पॉइंट था, ये वाला। हाँ, मैं क्या सिखा रहा था, मैं तुमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बता, ध्यान दो इधर देखो। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट, ये दिख रहा है? अरे समझ रहा है क्या? नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वापस पॉजिटिव आएगा, समझा? सच दैट द अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल कम क्लोजर एंड द नेट चार्ज इज 0। नहीं समझ रहा है? अरे कैसा कंडक्टर, जब चार्ज 0 है तो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा? ये इसके जो भी चार्जेस थे वो कट हो गए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाने के लिए, मिला है किधर? फ्री। अरे ये फ्री, अरे इसके पीछे भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, ये नेगेटिव फ्री, इसके आगे भी एक पॉजिटिव रहेगा, कट हो जाएगा सब। समझा? पॉइंट एक बार फिर से बोलता हूं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट द अपोजिटली चार्ज्ड मॉलिक्यूल कम क्लोजर एंड द नेट चार्ज ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज 0, हेंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा बड़ा हो गया? हाँ, अरे नॉर्मली तो है। देखो मतलब पहले समझ, मतलब क्या है, ये क्या है, ये पहले बताओ, ये सब क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है किसके? पोलर मॉलिक्यूल। मैं यही बोला ना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर। अभी अरेंज किया ना मैंने इसको, कैसा अरेंज किया? अपोजिट चार्ज नजदीक आ गए, सच दैट द अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल कम क्लोजर, इसके वजह से नेट चार्ज कितना मिला? तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मैं बोला वही तो मैंने भी, फिर मेरे को थोड़ी मालूम पीछे क्या लिखा है, लेकिन ऐसा ही कुछ रहेगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ रहेगा। ट्राई करेंगे एक बार, बोलो जरा, स्टार्ट यहां से। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड arrange themselves in such a way that the oppositely charged molecule come and the net charge due to a polar molecular solid is, hence they are bad conductor of, ऐसा कुछ रहेगा, देखते हैं। नहीं रहा तो उसके जैसे ही पढ़ो, किधर गया ये ना फोर्थ पॉइंट। हाँ पढ़ो, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर, पहली बात तो अलग अलग था, अरे था ना, इधर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव अलग अलग था, आर सेपरेटेड, हेंस अपोजिटली चार्ज ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल कम, यही बताया था मैंने, एंड हेंस नेट चार्ज कितना मिलेगा? देखो नेट चार्ज 0 है ना, जैसा मैंने बताया था, नेट चार्ज, और एक बार नेट चार्ज 0 मिला उसके बाद कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर हो जाएगा, हेंस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही बोला था ना मैंने, बोलो भाई
यही था, ये आगे बताने की जरूरत नहीं, इसका नेचर सॉफ्ट होता है, बराबर है। इसके आगे जो पढ़ाऊंगा ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अभी से बाइट कर लो, वो भी सॉफ्ट रहेगा। हार्ड कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का, अरे बर्फ, आइस, आइस हार्ड होता है ना। हाँ, एग्जाम्पल ये बताने की जरूरत नहीं, तुमको ऑलरेडी याद है। अरे सम कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यही तो बोला ना, HCl SO2, हो गया 6 पॉइंट, हो गया ना। चलो पीछे, क्या आगे, आगे 5वां पॉइंट क्या? नेचर सॉफ्ट। और एग्जाम्पल 6 पॉइंट, एग्जाम्पल वही जो तुमने ऊपर बोला, HCl एंड SO2। क्या ये क्लियर है? याद रहेगा? चलो 6 का 6 एक साथ सुनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बोलो फटाफट, थोड़ा स्पीड में, जल्दी बोलना। एट रूम टेम्परेचर सम molecules like and SO2 exist in on and subjecting to this gas molecule first and then to yield polar molecular solid। ये हो गया सेकंड पॉइंट। polar molecular solid बोलने का have permanent dipole moment, that is dipole dipole interaction। ये याद है क्या? the melting point of are generally but higher as compared to non-polar molecular solid। इसका याद है क्या? the molecules of polar molecular solid arrange themselves in such a way that oppositely charged molecule come and the net charge due to a polar molecular solid is, hence they are bad conductor of electricity। और क्या था? कैसा? they are generally soft। और एग्जाम्पल HCl SO2। खत्म। चलो हो गया वो, याद है ना? कितना क्वेश्चन था अपना ये? 8 से चालू किया, 9 से चालू किया ना? 9 10 11 12 13 5 ना? 5 हो गया? नहीं, ये बाकी है ना? ये बाकी है ना? हाँ चलो, तो नॉर्मल ये भी ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, कर लेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड 10। अच्छा, अपना थोड़ा सा अपन डेरिवेशन भी किया, इसलिए नंबर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है चलेगा। बताता हूँ, देखो क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। बाकी नॉर्मल पॉइंट वैसे इजी रहता है, इतना नहीं, खाली तुमको फर्स्ट पॉइंट मुझे समझाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ही मेन थोड़ा सा है। चलो देखते हैं। नंबर अपना 14 ना, 14 ना। और क्वेश्चन का नाम क्या रहेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। करते स्टार्ट। मैं 9:30 को बता दे रहा, 9:30 तुमको लिखने, आधा घंटा तुमको जाएगा प्रॉपर लिखने के लिए, बराबर। वो स्लाइड चेंज करके तुम लोग लिखना। तो करते स्टार्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सुनो सबका ध्यान यहाँ पे, 1 मिनट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड याद है? पोलर मॉलिक्यूलर याद है ना? उसका स्टार्टिंग एग्जांपल HCl SO2। इधर भी 2-3 एग्जाम, अरे नॉन पोलर के भर के एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, हाइड्रोजन ले लो, मीथेन ले लो, CH4, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बराबर। लेकिन इसको क्या क्या बोला जरा बताओ? मैंने इसको क्या बोला? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, जबकि ये गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी, मीथेन, ये गैस ना रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इसको मैंने नाम क्या दिया? नॉन पोलर। अब तुमको मालूम है गैस को अपन सॉलिड बना सकते हैं, कैसे? कूल। श्रवण इधर देख जरा, इधर भी ध्यान दे। क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। और सब्जेक्टिंग टू हाई पे। कूल क्या मतलब? तुम लोग कहते हैं हाई टेम्परेचर पे, क्या रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे? हाँ, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कभी लो टेम्परेचर पे, रिलेटिवली लो टेम्परेचर, याद रहेगा। लो, हाई नहीं, हाई पे तो गैस एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो सब प्रेशर दिया, कूल किया, तो अपन लो टेम्परेचर पे आ गए, बराबर ना। ये हम लोग रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे आ गए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मेरे बोलने का मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल तुमको दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम एग्जांपल। ये है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन किधर? लोट है। और सॉलिड में भी पढ़ा था ना, सॉलिड याद है? सॉलिड का 4th पॉइंट पढ़ा था, सॉलिड स्टेट इज द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। एक पॉइंट है वहां पे लास्ट में ना, लो टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर होता है। हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर है। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, आयोडीन। 1 मिनट, कल भी एक्सेप्शन आया था। आइस डेंसिटी लो, क्या है? लो ना, लो डेंसिटी होता है। लो डेंसिटी, जबकि सॉलिड का डेंसिटी कैसा होना चाहिए था? ये पहला। और दूसरा मर्क्यूरी, उसका डेंसिटी हाँ 13.6 ग्राम पर ml, याद है ना? याद है ना सबको? ठीक है। डेंसिटी कैसा होना चाहिए था वैसे मर्क्यूरी का? लो, क्योंकि क्या है वो? लिक्विड का लो रहता है ना, सॉलिड का उल्टा हो गया था वहां पे, ठीक है। हाँ, सेम आयोडीन भी है। आयोडीन भी आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। किस में आएगा? ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, लेकिन एक पॉइंट है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये रूम टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते लो टेम्परेचर पे रिलेटिवली, अकेला इसको छोड़ के। कौन?
आयोडीन। ये भी नॉन पोलर, तुमको समझ में आ रहा है ना, मैं टेम्परेचर का डिफरेंस बता रहा हूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहां एग्जिस्ट करते हैं रिलेटिवली, एक्सेप्ट आयोडीन, ये रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड है। क्लियर है, यही पॉइंट उधर लिखा है, बोलो समझा क्या पहले? चलो क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो चलो पढ़ते हैं आगे, पीछे पीछे पढ़ो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा एंड ना, एंड वीकली पोलर, एक और ऐड कर दिया मैंने, इसको नहीं लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। पढ़ो एग्जिस्ट, ध्यान दो, इधर भी देखो जरा, एग्जिस्ट किधर पढ़ो, एग्जिस्ट एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एट किधर रिलेटिवली लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, ये लो टेम्परेचर पे सॉलिड है, एक जन को छोड़ के। कौन है वो? आयोडीन। ये दिख रहा है आयोडीन के बारे में, ये एग्जिस्ट करता है किधर, एग्जिस्ट एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एट, देखा क्या, ये रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड है, और बाकी सब गैस रहेंगे ना रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो सॉलिड बन सकते किधर रिलेटिवली। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? बाकी तो नॉर्मल है, बाकी उधर से ही बता दो, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं। तुमको याद रहेगा, इस सेकंड पॉइंट याद है, वहां पे क्या था, परमानेंट डायपोल मोमेंट, डायपोल इंटरैक्शन। यहाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं आता है, बराबर। यहाँ पे वीक इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्शन और लंडन फोर्स होता है, याद रहेगा, वीक इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्शन और इंटरप्ले, मतलब बीच बीच में फोर्स आता है, बीच में फोर्स गायब हो जाएगा, वीक इंटरप्ले। अरे इंटरवल, इंटरप्ले, बीच में आएगा गायब, खत्म, ऐसा। तो याद रहेगा, यहाँ पे कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड आर इज फॉर्म बाय, कैसे बनेगा बताओ, वीक इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, बराबर है? क्लियर है अनुष? ध्यान दे जरा, हाँ। अरे इतना एनर्जेटिक, मुंह तुम्हारा डाउन कैसे हो जाता है, इतना जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं तो। क्लियर है दोनों ही? याद रहेगा? चलो इसके आगे भी बता देता हूं तुमको, जैसे वहां पे तुमने पढ़ा, तुमको उधर ही मैंने बता दिया था, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, पोलर का लो, पोलर का ही लो है, लेकिन वो पोलर का मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से ज्यादा था, तो नॉन पोलर शायद उससे भी लो है, लोवेस्ट है, याद रहेगा, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बोलो क्लियर? जा रहे, पहले पढ़ा चुका हूं ना, ऑलमोस्ट कनेक्टेड है पूरा। उसके बाद वो याद है कैसा कंडक्टर था, रीजन क्या था, वहां पे चार्ज था, चार्ज सेपरेटेड भी है, लेकिन अपोजिटली चार्ज नजदीक कट हो गया चार्ज, इधर चार्ज ही नहीं है, चार्ज है क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो कैसा गुड कंडक्टर, तो ये कैसा कंडक्टर है क्या बताओ? रीजन समझा? अरे चार्ज ही नहीं है ना भाई, नॉन पोलर है वो, नॉन पोलर है। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड देयर इज नो फ्री चार्ज, है ही नहीं चार्ज अवेलेबल, हेंस इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है, ये भी बता दिया था मैंने उधर, मैंने बताया था, हार्ड भी बताया मैंने, हार्ड याद है कौन, किधर गया, ये देखो आ गया ना, बता दिया ना पहले, कुछ पॉइंट डायरेक्ट बताते जाऊंगा, उसको याद रखते जाओ। हाँ, तो ये लिखने क्या जरूरत, समझ गए, हार्ड रहते हैं, और ये एग्जांपल बाय हार्ट है यार तुमको। अरे बाय हार्ट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, तो पहले आयोडीन भी डाल दो, और एक और उसमें CO भी ऐड किया अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वीक। इसके बारे में याद है, किधर गया हो, अच्छा इधर लिए नहीं, इधर CO, ये क्या है, ये क्या पोलर है क्या, वीकली पोलर मॉलिक्यूल, वीकली पोलर, उधर लिखा भी था किधर, वीकली पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है इसका पॉइंट्स? अरे बोलो क्लियर है, तो बोल के सुनाओ जरा मेरे को इसका पॉइंट्स, बोलो क्या क्या बताओ। फर्स्ट पॉइंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन किधर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ओनली एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। हाँ, बट आयोडीन is a non-polar molecular solid which exists at room temperature, ये पढ़ा। सेकंड पॉइंट, in non-polar molecular solid there is a weak interplay of dispersion और London force। थर्ड पॉइंट क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था क्या? हाँ बोलो कैसा था, they have lowest, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तुमको याद है पीछे एक मेल्टिंग पॉइंट आया था, रेंज कितने से कितना, 4 और 800 केल्विन के बीच में ना, 450 से 800 केल्विन, किसका रहता है, मॉलिक्यूलर सर, पोलर नहीं, नॉन पोलर नहीं, मॉलिक्यूलर। अरे जो 3 बनाया था ना मैंने, 3 उसका था, ठीक है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तीसरा पॉइंट था ना। चौथा पॉइंट वो चार्ज वाला, फ्री चार्ज ही नहीं है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड देयर इज नो फ्री चार्ज अवेलेबल, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पांचवा, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। और लास्ट एग्जांपल बोलो कुछ, चार एग्जांपल, CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, आयोडीन, सिंपल है। और पोलर का दो, HCl, SO2, यही दो था ना, हो गया बराबर ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अपने को, मेरे को लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी तुमको 2-3 पॉइंट तो याद, 2 पॉइंट तो ऐसे ही याद है। नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस, बर्फ, आइस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बराबर। चलो उसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा।
अच्छा, आइस और ड्राई आइस अलग अलग रहता है क्या, सेम है? ड्राई आइस अलग है और आइस अलग है। ड्राई आइस में क्या, सूखा आइस क्या? ड्राई आइस मतलब क्या होता है, ड्राई आइस? हाँ हाँ, ड्राई ड्राई आइस मतलब क्या? नहीं नहीं, हाँ, अरे धुआं छोड़ता है, राइट है। सॉलिड सॉलिड आइस मतलब मालूम है तुमको क्या है? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कर देंगे ना, सॉलिड। स्टेज शो में यूज होता है, स्टेज शो रहता है ना, अरे वो धुआं निकलता है, धुआं, उसके लिए यूज करते हैं ड्राई आइस। हाँ किधर? हाँ अच्छा, फोटोशूट के लिए, हाँ हाँ उधर यूज होता है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइस तो समझ गया अपन, आप पढ़ रहा। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको पढ़ाता हूँ पहले फिर आते हैं। चलो नंबर नंबर बोलो जरा, नंबर ये लास्ट लेंगे, तुमको टाइम मिल जाएगा लास्ट। कितना? 14 14। क्या नाम है बोलो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड कैसे सॉलिड? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो फटाफट कर देते हैं। ध्यान दो, इसका पहला पॉइंट बहुत डेंजर है, ध्यान देना एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से देखो। इधर देखो, इसका पहले एग्जांपल बताओ मेरे को। आइस, आइस इसका एग्जांपल है सबसे बेस्ट। आइस लेते हैं, आइस, इधर देखो, आइस H2O, आइस ना, वाटर का मॉलिक्यूल ना, वाटर का मॉलिक्यूल। और ये वाटर का मॉलिक्यूल। अरे आइस में क्या रहेगा, पानी ना, वाटर ही रहेगा ना, वाटर का मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो इसका डेफिनेशन, सुनो सबका बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत डेंजर पॉइंट है। पहला पॉइंट सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग जिसमें आया वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये कैसा बनाने का, सुनो देखो, व्हेन, ध्यान दो एकदम बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाता हूं। ध्यान सुनो, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझा, जो भी हाइड्रोजन वगैरह हो सकता है। अभी तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, अब तुम एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हो। फ्लोरीन तो तुमको मालूम ही है, अरे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हैलोजन भी आ सकते हैं, हैलोजन भी वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं। तो ध्यान सुनो, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर इधर से भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तुमको स्टेटमेंट स्टार्टिंग का याद है ना, मैंने क्या बोला, क्या गाया हुआ इधर? हाँ, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन, देन hydrogen develops a partial positive charge and oxygen develops a partial negative charge, thereby showing a additional bond formation, एक additional bond बनाएगा, thereby showing a additional bond formation with strong electronegative atom of another molecule। ये ऑक्सीजन किसका है? दूसरे का है ना। दिस बॉन्डिंग दिख रहा है ये वाला, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड इज कॉल्ड एज, अरे छोड़ो थोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल के बीच में आ गया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से तुमको याद है मैंने क्या बोला? पहले मतलब सुनो, मतलब क्या देखो, तो अगर कभी हाइड्रोजन एटम, अगर कोई हाइड्रोजन एटम में एक, पहले इस पे ध्यान दो, ये एक मॉलिक्यूल है। व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अभी इतना रखो। हाँ, thereby it shows it, क्या डेवलप करेगा बताओ? इट शोज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये नीचे वाला पार्शियल नेगेटिव। पहले मतलब समझ लो फिर पॉइंट बताता हूँ। इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या कर सकता है, अपने आजू बाजू, अपने विसिनिटी में क्या करता है, ये एक एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएगा। किसके साथ भी नहीं, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो भी खुद का नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल का रहना चाहिए। ऐसा इधर भी हो सकता है, देखो, when hydrogen atom is attached to a strong electronegative atom like oxygen or fluorine, then it develops a partial positive charge and thereby showing a additional bond formation with the strong electronegative atom of another molecule. This bonding is called as hydrogen bonding। और जो solid में hydrogen bonding आता है उसको बोलेंगे हम लोग hydrogen bonded molecular solid। समझ रहे पॉइंट? एक बार फिर से बोलूं, एक बार फिर से, थोड़ा सा टफ है, ट्राई करते हैं। इधर बना देता हूँ, इधर देखो, बना के दिखाता हूँ, सबका ध्यान इधर देखो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ये तुमको बोलना पहला पॉइंट ही बहुत डेंजर, उसके बाद बहुत इजी है। पहला पॉइंट ध्यान सुनो, ट्राई करो थोड़ा, बोलो, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक, और देन इट डेवलप्स अ, thereby showing an additional bond formation with
strong electronegative atom of another molecule. This bonding is called as hydrogen bonding, and the molecule and the solid which shows hydrogen bonding is called as hydrogen bonded molecular solid. थोड़ा बड़ा है लेकिन मतलब के हिसाब से मेरे को लग रहा है, मतलब क्लियर है क्या? अगर तुम्हारा हाइड्रोजन एटम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है तो उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो दिखाता है एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसका? दूसरा अनदर मॉलिक्यूल का। ये बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल है ना? और जो सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बराबर है? ट्राई करेंगे एक बार ट्राई करो। तुम्हारा बैटरी डाउन हो गया वैसे तो। बोलो 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 बोलो। व्हेन हाइड्रोजन एटम, अरे खेल रहा है, देखना है, ध्यान देना है, इधर बॉटल से खेल रहा है तू, इधर देख, ध्यान, बोलना क्यों है, बोलने का है, बोल स्टार्ट कर, बोलो सब लोग बोलो। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक or fluorine, then it develops a partial, thereby showing a additional bond formation with the strong electronegative atom of this bonding is called as, and the solid which shows H bonding मतलब hydrogen bonding is called as hydrogen bonded molecular। यही डेंजर है, बाकी तो बहुत इजी इसके आगे। क्लियर है क्या? चलो एक बार पढ़ लेते हैं अपन भी, यही था क्या कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत तो मैच करेगा। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड एक ही बात है, कोवैलेंटली बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन फ्लोरीन, ये दो बोले थे अपन, मैं बोला था ना हैलोजन भी आ सकता है, बोला था। आगे बढ़ो। इन अ मॉलिक्यूल देन दिस हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स अ पार्शियल, बोला था मैंने, हाँ आगे, thereby showing an ability to form an additional bond with the strong electronegative atom of this bond is called as, and the solid which has this H bond is called as, ऐसा ही था अपना भी, ऑलमोस्ट ऐसा ही था ना, यही था बराबर। बोलो क्लियर है क्या? बाकी तो मैं यहाँ से बना दो, बाकी इधर से बता दो। जैसे तुमको याद है क्या बोलते हैं अपना पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या था? परमानेंट, कैसा क्या था वो? परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और नॉन पोलर में वीक इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्शन, और यहां पे आएगा H बॉन्डिंग। अरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ो जरा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फॉर्म बाय H बॉन्ड बिटवीन द, अच्छा इधर तुमको इसका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया है, इसके पहले का मेल्टिंग पॉइंट याद है क्या? लो बट ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फिर लोवेस्ट इधर दिया, आंकड़ा दिया प्रॉपर, कितना देखो जरा, 273 टू 400 केल्विन, याद रहेगा बराबर? पहला याद है ना फर्स्ट, एक ऐसा और एक आया था 450 टू 800, वो किसका था? मॉलिक्यूलर। ये उससे भी कम है ना मॉलिक्यूलर में, 273 टू 400 केल्विन, याद रहेगा? तुमको क्या लगता है आइस से करंट फ्लो होता है क्या? बर्फ से करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर का ना, अरे किधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, बैड। और ये तो तुमको पहले से याद है, एग्जाम्पल में सुक्रोज, स्टार्च और आइस। सुक्रोज मालूम है ना क्या है? बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सी के बाद बोलो, सी सबको आता है, C6 तो ग्लूकोज हो जाएगा, C6H12O6 ना, ये ग्लूकोज है, और यही फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला है, सुक्रोज का डबल होता है CHO11 ना, ऐसा कुछ आसपास होता है, बराबर ना? ऐसे कुछ आता है, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं, इसके आसपास डबल होता है, लेकिन इतना मुझे कंफर्म मालूम है कि जो है ना सुक्रोज, अभी क्या मैं बायो थोड़ी पढ़ाता हूँ यार, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज इसको तोड़ के हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इससे ही बनता है। ये पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल, इसमें भी है केमिस्ट्री में, उधर पढ़ाऊंगा तुमको मैं यहाँ पे। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये ना इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था उस दिन, ठीक है? कुछ लोग थे, बोलो अल्डिहाइड ग्रुप, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप रहता है C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल, मजा आएगा तुमको तभी वहाँ पे, बराबर है? ये चलो तो क्लियर है क्या? बोलो ये पूरा क्लियर? याद है क्या क्या पढ़ा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो डेफिनेशन याद है? और कौन सा बॉन्डिंग रहता है? कौन सा बॉन्ड? H बॉन्ड। मेल्टिंग पॉइंट 273 सबको याद रहेगा। अरे केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15, तो 273 से 400, इतना ही था ना? और नेक्स्ट बैड कंडक्टर, हार्ड नेचर में हार्ड रहता है, बर्फ हार्ड रहता है ना, हाँ। और लास्ट एग्जाम्पल सुक्रोज, स्टार्च और आइस, ठीक है? क्लियर ना? इतना टाइम भी बराबर उतना ही हुआ पूरा। एक बार एक रिवाइज मारते जरा, तुमको याद है क्या? मेरे को धड़ाधड़ खाली बता दे जाओ क्या क्या पढ़ा अपन ने, कहाँ से स्टार्ट किया? इधर से स्टार्ट किया।
आंसर्स आना चाहिए, आएगा ना? लास्ट 2 मिनट है, फटाफट बोल के खत्म करो, चलो बोलो एमोर्फस सॉलिड का डेफिनेशन। द सब्सटेंस विच फटाफट appears like a solid but do not have well developed perfectly ordered crystalline structure is called as order of arrangement। इंटरमोलिकुलर फोर्स का बड़ा पॉइंट है बोलने का, बराबर। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन एमोर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट दैट इट अपीयर्स लाइक अ रिजिड बट डू नॉट हैव रेगुलरिटी इन इट्स स्ट्रक्चर। एंड ये याद है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ मेल्टिंग, हाँ मेल्टिंग पॉइंट याद है कैसा है? हाँ, इट डज नॉट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज इट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर ये एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट नहीं होता, बराबर, ये नहीं होता। शेप तुमको याद है, इरेगुलर है। ये लास्ट याद है, इनके पास टेंडेंसी होता है टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज और सूडो सॉलिड। क्लीवेज याद है, काटा तो दो जो सर्फेस था इरेगुलर था। चलो फटाफट खाली एक रिवाइज करा रहा हूँ। ग्लास इसमें पढ़ाया था ना तुमको, क्या लिखा था मैंने? हाँ, ग्लास कैसा है? ग्लास इज अ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड बाय फ्यूजिंग टुगेदर SiO2, B2O3, Na2O and trace amount of transition metal oxide to impart कलर टू द ग्लास। कंपोजिशन चेंज किया तो कितने टाइप का ग्लास बन सकता है? 800। येलो कलर का ग्लास किससे बनता है? UO2, किधर गया UO2, याद है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? SiO2। और ब्लू कलर का ग्लास और CO, और क्या बोलते हैं लाल रेड कलर आने के लिए? कॉपर और गोल्ड। कॉपर गोल्ड ना, किधर गया? हाँ इधर, गोल्ड कॉपर, करेक्ट। नेक्स्ट और क्या पढ़ाया था? हाँ आइसोट्रोपी भूल गए। आइसोट्रोपी याद है क्या? कोई भी डायरेक्शन में जाओ प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम आएगा, इसके लिए आइसोट्रोपी। ये उसके आगे यही है ना? हाँ, तुमको याद है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट 450 से 800 केल्विन के आसपास रहता है। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड इन क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर याद है? पोलर याद है? रूम टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल जैसे HCl और कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? क्या करना पड़ता है? पहले कूल, फिर हाई प्रेशर। तो पहले क्या बनेंगे, फिर उसके बाद, और यही तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैसा डायपोल मोमेंट? परमानेंट। कौन सा? डायपोल इंटरैक्शन। इसके आगे बताओ, उधर सेकंड में नॉन पोलर में क्या था? वीक इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्शन और लैंडन फोर्सेस। और तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? लो, लेकिन हायर एज कंपेयर टू, और नॉन पोलर का लो है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 273 टू 400 केल्विन। तीनों एक साथ पूछ रहा हूँ, एक मिनट। ये सेकंड पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं बताया तुमने, H बॉन्डिंग, करेक्ट। और ये याद है बैड कंडक्टर? तुमको याद है क्यों? अपोजिट चार्ज सेपरेट है लेकिन अपोजिट चार्ज नजदीक आके चार्ज कैंसिल, जीरो चार्ज, बैड कंडक्टर। और ऐसा ही उधर था ना, क्या दूसरे में? वो तो चार्ज ही नहीं है उधर, वो बैड कंडक्टर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बैड कंडक्टर। फिर क्या पढ़े? नेचर सॉफ्ट हार्ड, ये था ना। एग्जाम्पल HCl SO2। उसका 4 एग्जाम्पल बताओ नॉन पोलर का। CO2 H2 CH4 I2 एक्सेप्शन था, I2 एक्सेप्शन है। आयोडीन कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और बाकी तीनों रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। और क्या था? CO, हाँ वीकली पोलर मॉलिक्यूल, वीकली पोलर था ना। और एक लास्ट पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल बताओ, 3 एग्जाम्पल था उधर। सुक्रोज, स्टार्च, आइस। हो गया ना, खत्म। चलो, तो 9:32 हो गया। एक काम करो, तुम लोग ब्रेक ले लो। ये इसका PDF तो मैंने भेजा ही है, लेकिन कल आने के टाइम पे ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग लिख के लाएंगे। PDF तुमने डाला है, थोड़ा ब्रेक लो तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा ऐसा कंटिन्यू बैठेंगे तो।